बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके लेसन 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेसन 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी है वो मैंने करा दिया, और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने करा दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके नैदानिक पोषण और आहार की का जो लघु त्रिप्रश्न है और विस्तृत प्रश्न है। मैं इसे थोड़ा समझाऊंगी क्योंकि अभी आप बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक है, कहीं कहीं बच्चों का एग्जाम हो भी रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। और बेटा मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड में और बोर्ड के एग्जाम में आएगा। बाकी चीज को मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आप बच्चे अगर आप सब कॉपी लिए हैं, पेन लिए हैं तो अच्छी बात है। आप लोग साथ साथ में लिखते भी चलिए, वीडियो को स्टॉप कर करके आप लिख लीजिए। बेटा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप बच्चों के पास, जिनके पास बुक नहीं है या उनके पास अवतार, मास्टरमाइंड या कुछ नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा आप सिर्फ मेरे क्लास को अटेंड करो, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। सिर्फ जितना मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ आप उतना ही पढ़ते जाओ बेटा, क्योंकि इतने सालों का मेरा अनुभव है। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम में, आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चन बताऊं आप उतना ही पढ़ लो बेटा। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो आप मुझे ज़रूर कहना कि हाँ मैम आपने जो पढ़ाया वो हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं इतना विश्वास के साथ आप लोग को पढ़ाऊँगी बेटा कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मास्टरमाइंड पे पैसे खर्च करेंगे बेटा वो मत करिएगा। आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए हैं बेटा तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक है बस बहुत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बेटा चाहे अवतार हो, मास्टरमाइंड हो या फिर और भी जो भी आपके सीरीज हो, मैं सबको देख करके, सबको जो आपके लिए जरूरी है, जिसकी संभावना है कि नहीं 2026 में ये एग्जाम आपके बोर्ड में आ सकता, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, मैं वही सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगी और आप सिर्फ उतना ही पढ़ो। अगर जिन बच्चों के पास टाइम रहता है वो डिटेल में पढ़ो बेटा, आप बुक पढ़ो, आप देखो कि हाँ मैम ने ये हमें पढ़ाया है ये लेसन, तो आप कोशिश करो उस लेसन का जो भी आपके पास बुक है आप उस बुक से पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि बेटा जब आप खुद से रीड करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जिन बच्चों के पास समय नहीं है, जिन बच्चों को पैसे की अभाव, जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं है, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आपका लघु त्रिप्रश्न है बेटा वो है पोषण क्या है, इसके महत्व को भी बताइए। देखिए बेटा मैंने आपको अति में बताया था ना पोषण क्या है। ठीक है, अब महत्व क्या है, तो दो चीज पूछा है बेटा, आपको मैं लिखने का भी तरीका बता रही हूँ, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे क्या है, पोषण क्या है, इसके महत्व क्या है। बेटा यहाँ पे दो प्रश्न है ना, पोषण क्या है और महत्व क्या है, दो चीज पूछा है ना, तो लिखने का जो तरीका होता है ना बेटा उस पर भी नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो पोषण। क्या डालोगे, हेडिंग पोषण। पोषण हेडिंग डालने के बाद आप लिखो पोषण वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्व जो मैंने आपको 6 पोषक तत्व बताया है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फिर खनिज लवण, जल, तो जो आपके पोषक तत्व और अन्य पदार्थ के साथ साथ शरीर द्वारा उसके पाचन, अवशोषण और उपयोग का जो अध्ययन किया जाता है। पोषण का संबंध भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से भी है। सिर्फ आप अगर यहाँ तक भी लिख लेते हो बेटा, वह विज्ञान जिसमें पोषक तत्व और अन्य पदार्थ के साथ साथ शरीर के जो भी पाचन, अवशोषण और उपयोग का हम अध्ययन करते हैं उसे ही हम पोषण कहते हैं। पोषण के साथ साथ पोषण का जो संबंध है वो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू से भी है। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। अब इसके बाद आप अगला हेडिंग डालोगे पोषण का महत्व, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, पोषण किसे कहते हैं और पोषण का महत्व क्या है। तो आप बेटा देखो, अगर आप ऐसे हेडिंग डाल के लिखते हो तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। वो जो कॉपी चेक करती है ना टीचर, वो समझ जाते हैं बेटा कि बच्चा पढ़ा है और बच्चे को लिखने का तरीका आ रहा है, इसका मतलब बच्चा का जो लेवल है पढ़ाई का वो अच्छा है। अब हम क्या देखें बेटा, पोषण का महत्व। आप इसे चाहो तो पॉइंट में भी बना के लिख सकते हो बेटा। पॉइंट में लिखने से क्या होता है, हमारी कॉपी भरती है। ठीक है, कॉपी भरती है और जो भी आप शब्द लिखते हो ना वो क्लियर समझ में आता है। आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी बेटा, कहीं भी अगर महत्व पूछता है
उसके लाभ पूछता है, उसकी हानियाँ पूछता है या विशेषता पूछता है, तो आप जरूर कोशिश करो उसको पॉइंट में लिखो, नंबर डाल के 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसे नंबर में कैसे बनाएंगे। पोषण का महत्व, पोषण का क्या महत्व है? संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करने के लिए सही पोषण महत्वपूर्ण है। इसे हम नंबर 1 बना सकते हैं। आप ऐसे अगर नंबर बना के लिखते हैं बेटा, अगर 5 भी लिख लेते हैं तो बस इनफ है, आपके लिए बहुत है। इसमें क्या होता है बेटा, 50 शब्द लिखने होते हैं। आपके यही 25 से ज़्यादा हो गया शब्द, फिर 25 शब्द इसमें लिख लो, हो गया आपके 50 शब्द। क्योंकि हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखना है ना। मैं देखती हूँ बेटा, मैं जब कॉपी चेक करती हूँ ना, मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे क्या करते हैं ना, पहले बहुविकल्पी होता है, बहुविकल्पी में समय दिए, फिर अति को इतना ज़्यादा लिख देते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ 25 शब्द लिखने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। वो अति को लिख देते हैं और भर भर के लिखते हैं, फिर लघु में लिखेंगे। अब लास्ट में क्या होता है बेटा, उनके पास समय नहीं बचता है और विस्तृत प्रश्न को क्या करते हैं, बहुत थोड़े में लिखते हैं। जबकि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। मैं आप लोग को सिखाऊंगी, जैसे आप लोग का नज़दीक एग्जाम आएगा ना, मैं आप लोग को वो भी सिखाऊंगी कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे, किस प्रश्न को आपको कितना टाइम देना है और किस प्रश्न को आपको कितना टाइम देना है। ठीक है बेटा, वो आपके ठोस नंबर है, 6 नंबर होता है ना, और यहाँ पे आपके 2 नंबर 4 नंबर है। अब आप 2 नंबर और 4 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आप 6 नंबर गवा दिए। अब 2 नंबर का है बेटा, अगर आप एक पेज भी लिखते हो तो भी आपको कितना देगा टीचर, 2 ही नंबर देगा। लेकिन अगर 6 नंबर का प्रश्न है बेटा, अगर आप एक पेज के बजाय 2 पेज लिखते हो तो टीचर आपको जरूर 5 नंबर तो देगा ना। फिर आपके 2 नंबर ज्यादा अच्छे हैं या फिर 5 नंबर, तो हमें सारे प्रश्न को महत्व देना है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर दिए, 1 नंबर। तो बेटा जो भी पोषक तत्व होते हैं, अगर आप सही मात्रा में पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया ना, विटामिन जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और प्रोटीन जो होता है टूट फूट की मरम्मत करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या है, अगर ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो मजबूत होती है, और हमें थोड़ी मोड़ी भी बीमारी आती है ना तो कोई असर नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। अब इसके अभाव में, यानी पोषण के अभाव में, यहाँ पे इसके तो आप लिख सकते हो पोषण के अभाव में शरीर के लिए प्रतिरक्षा सुरक्षा बनाए रखने, घावों को भरने और दवाओं का उपयोग करने तथा अन्य अंगों की सही प्रकार से कार्य करने में परेशानी होती है। नंबर 2 बना दिया हमने इसको। फिर पोषण बीमारी की अवस्था में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पोषण कुछ रोगों में प्रबंधन एवं उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ चिकित्सकीय उपचार में पूरक का कार्य करते हैं। आप अगर इतना लंबा नहीं याद कर सकते, आप सीधे लिखो, पोषण बीमारी की अवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोषण के माध्यम से हम व्यक्ति का उपचार करके चिकित्सकीय रूप से उसे पूरक आहार के द्वारा पूरक आहार का कार्य करता है। यहाँ लिख दिया। अगला पॉइंट, बीमारी से पूर्व एवं पश्चात ये पोषक स्थिति और सहायता रोग की पूर्वानुमान, स्वास्थ्य लाभ और अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अस्वस्थता और बीमारी के कारण उस व्यक्ति में भी पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है जिसकी पहले अच्छी पोषण स्थिति थी। ठीक, इसके अलावा आप अपने से भी बना के लिख सकते हो बेटा। पोषण जो होता है, अगर हम सही रूप से पोषण का प्रयोग करते हैं तो हम जल्दी बीमार नहीं होते हैं और हमें किसी प्रकार की चिरकालिक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर पोषण जो होता है उसका हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। तो इस तरह से आप 4-5 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे आपके 2-2 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके अति में भी काम आता है, विस्तृत में भी काम आएगा और लघु में तो है ही। ठीक है, इसके बाद है आहार के प्रकार। मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया है, वहां से आप ये देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं इसको बताऊंगी नहीं। आहार के 2 प्रकार होते हैं, नियमित और संशोधित। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है बेटा, विभिन्न प्रकार के चिरकालिक रोगों से बचने के लिए हमें आहारी परिवर्तनों की आवश्यकता क्यों होती है, ये जीवन शैली को किस प्रकार संबंधित है। देखिए बेटा, यहाँ भी 2 चीज पूछा है ना। सबसे पहले तो आपको पूछा है चिरकालिक रोग से बचने के लिए क्या आहार में परिवर्तन करना चाहिए, और जीवन शैली को किस प्रकार से वो जीवन शैली को हमारे जीवन शैली से संबंधित है। तो पहले चिरकालिक रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आहार में परिवर्तन करना चाहिए। आप सब जानते हो, अगर आप कभी बीमार हो जाते हो या किसी भी बच्चे की कोई भी समस्या हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ नहीं खाना है। अभी आप बीमार हो, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है तो ठंडा चीज़ खाने से घर वाले थोड़ा मना करते हैं, डॉक्टर मना करते हैं। तो ये क्या है, आप कहीं ना कहीं
वो चीज़ को नहीं खा रहे हो, तो इस तरह से आप अपनी बीमारी से अपना बचाव कर रहे हो। तो अब चीरकाली बेटा, चीरकाली का मतलब क्या होता है? ऐसा रोग जो लंबे समय से आपको प्रभावित करे, यानी आपके जीवन के साथ साथ ही चलेगा, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, या फिर अगर ठीक भी होगा तो समय लेता है। जैसे आपके क्या है? मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, ये सारे क्या है बेटा? चीरकालिक रोग है। तो इस समय जैसे मान लीजिए किसी को किडनी की समस्या होती है बेटा, तो उसे प्रोटीन नहीं दिया जाता है। किसी को डायबिटीज़ की समस्या है तो उसे हम मीठा नहीं देते हैं। और किसी को बीपी की समस्या, अगर बीपी कम है तो हम उसे नमक ज़्यादा देंगे। अगर बीपी कम है तो उसे हम क्या करते हैं? बीपी अगर ज़्यादा है तो हम उसे नमक कम देंगे, अगर बीपी कम है तो उसे हम नमक ज़्यादा देते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से क्या करते हैं? हम अपने जो चीरकालिक रोग होते हैं उसमें हम भोजन के द्वारा क्या करते हैं? उनका उपचार करते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कुछ चीज़ों को मिला देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कुपोषित है, कोई बालक बहुत कुपोषित है, तो उसे हमें बेटा वसा भी देना है, क्योंकि उस व्यक्ति के कुपोषण को हम कैसे दूर करेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो हम उसे वसा नहीं देते हैं। ठीक है। आहारी परिवर्तन का जीवन शैली से संबंध। अगर आप अपने आहार में परिवर्तन करते हैं बेटा, तो इससे क्या होता है? आपके शरीर पर उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रभाव जाता है। ठीक है। आहार के साथ साथ हमें अपने जीवन शैली में भी और अपने दिनचर्या में भी परिवर्तन करना चाहिए। कहा जाता है बेटा कि अगर आप भोजन को सही समय पर करते हो, भले ही आपको संपूर्ण आहार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर आप भोजन सही समय पर करते हो बेटा, तो आप एक अच्छा, आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा होता है। ऐसा नहीं बेटा कि आपने सुबह आज खाया और शाम को पता नहीं कब खाएंगे, फिर आप सुबह को देर से खाएं, तो ये सब क्या होता है? अगर आप इस तरह से अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं लाते हैं तो भी आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ठीक है। यानी हमें नियमित समय पर भोजन करना चाहिए, नियमित समय पर सोना चाहिए और नियमित समय पर हमें अपना व्यायाम भी करना चाहिए। ये भी हमारी एक दिनचर्या में शामिल है। ठीक है। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, आप एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए। इस उम्र में भी बेटा वो जब भाषण देते हैं तो वो भूल जाते हैं। अभी हम लोग को कभी भी अगर लेक्चर देना होता है, 1 घंटे 2 घंटे लगातार अगर लेक्चर हो जाते हैं तो थकान सा महसूस होता है। लेकिन आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे वो भाषण देते रहते हैं, लेकिन उन्हें थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो योगा करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। इसका भी हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने दिनचर्या में व्यायाम को भी शामिल कर लेते हैं तो भी आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे आहार में किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ देख लीजिए बेटा, इसे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक आपका विस्तृत प्रश्न है बेटा, जो आने की संभावना है, नैदानिक पोषण और आहार की के अध्ययन का क्या महत्व है। यहाँ पे क्या है? नैदानिक पोषण और आहार की, यानी जो लेसन है आपका, जिस लेसन के नाम से आपका ये पाठ है उसके बारे में पूछा है। तो ये चीज हमें अच्छे से आना चाहिए कि हमारा नैदानिक पोषण क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नैदानिक पोषण। आपने ऐसे हेडिंग डाल दिया और आप लिखना शुरू करो। नैदानिक पोषण क्या होता है? जब आप अस्वस्थ होते हो या बीमार होते हो, या फिर आप जो भी पोषक तत्व अपने भोजन में सम्मिलित करते हो उसमें असंतुलन मतलब ऐसा होता है ना बेटा, हम लोग क्या करते हैं, अगर घर पे कोई अच्छी चीज बन जाती है तो चलो नाश्ता भी वही खा लिया, दोपहर में भी वही खा लिया, अगर बचा तो चलो रात को भी वही खा लेंगे। पर ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को पूरा डाइट चाहिए और हम क्या करते हैं, एक ही चीज खाते हैं, चलो बच गया। जैसे पूड़ी, त्योहारों पे हमारे यहाँ पूड़ी बनती है या फिर कोई भी चीज, तो क्या होता है, सुबह को बना तो सुबह भी वही खाना, दोपहर को भी वही खाना। तो ये खाना हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी चीज कम खाओ और एक बार खाओ। बार बार उस चीज को खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी को कुछ और चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो यानी असंतुलित उत्पन्न कर देती हैं। जब अगर आप अस्वस्थ हो या फिर आप बीमार हो तो जो भी आपके पोषक तत्व हैं, आपकी बॉडी क्या करता है, आपके शरीर से ऊर्जा ज़्यादा लेने लगता है और आप बाहर से ऊर्जा ले नहीं पाते हो। तो इस तरह से क्या होती है, असंतुलन उत्पन्न हो जाती है। ऐसे उस व्यक्ति में भी कोई ना कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, यानी उसके पोषण स्थिति पहले जैसी नहीं रह जाती है। उसे जो भी पोषण का कमी होता है तो उसके साथ साथ उसको वैसी बीमारियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो वैसे ही उसके उपचार में जिन पोषक तत्वों को हम सम्मिलित करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, नैदानिक पोषण कहलाता है। ठीक,
फिर नैदानिक पोषण का महत्व, देखिए यहाँ पे पॉइंट भी दिया है ना बेटा, आप इसे क्या करिए, ऐसे ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखिएगा। नैदानिक पोषण जैसे मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियां के प्रबंधन में मदद करती है। आहार में संशोधन करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकता है और अपनी स्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। अभी क्या है, जैसे मैंने बताया ना, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो अगर आप उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा शर्करा नहीं लेते हैं तो आप अपने थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। जरूरी नहीं है कि हर बीमारी हम दवा के द्वारा ही सही करें। आप अगर अपने खान पान में सुधार करते हैं, अपने दिनचर्या में सुधार करते हैं, तो आप बिना दवा के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे क्या होता है बेटा, अगर किसी को बुखार आता है तो तुरंत हम क्या करते हैं, दवा लेते हैं ना, तुरंत पैरासीटामॉल ले लिया, बुखार खत्म। पर ये ठीक नहीं है बेटा। कोशिश करो आप उस चीज़ को बर्दाश्त करो, क्योंकि जब हमारी बॉडी को हम दवा देते हैं ना तो बॉडी हमारी उसी पर निर्भर हो जाती है। आपको थोड़ा सा भी कुछ होगा, दिमाग बार बार आपको कहेगा कि आप दवा लोगे आप ठीक हो जाओगे, पर हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवा लेना उचित नहीं है। हमें उसे भोजन के माध्यम से, अपने आहार के माध्यम से, पोषण के माध्यम से हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। नैदानिक पोषण व्यक्तियों को स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने, स्वस्थ वजन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसमें जैसे कैलोरी क्या होती है, जो आप ऊर्जा लेते हो ना बेटा, वो कैलोरी के रूप में ही प्राप्त करते हो। बढ़ी हुई सारी गतिविधि और आहार में संशोधन शामिल हो सकता है, यानी जो भी आप आहार पहले यूज करते थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। जैसे मान लो किसी की बीपी बहुत हाई हो रही है तो आप नमक कम खाओ, आप सेंधा नमक खाने की कोशिश करो, तो उस कंडीशन में आप थोड़ी सी उस परेशानी से बच सकते हैं। अगला पॉइंट है, नैदानिक पोषण का उपयोग एथलीटों के प्रदर्शन को अनुकूल करने और व्यायाम के बाद रिकवरी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो भी हमारे खिलाड़ी लोग होते हैं बेटा, आप उनको देखते हो, उनकी दिनचर्या अलग होती है, उनके खाने का भी सारा चीज़ अलग होता है। वो ज़्यादातर ऐसे भोजन लेते हैं जिससे उनकी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिले और उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो, ताकि खेलने में, दौड़ने भागने में या कोई भी क्रियाकलाप करने में जो भी टूट फूट होता है वो आसानी से हो जाए, उन्हें पता ना चले। इसके बाद नैदानिक पोषण गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। बेटा आप सब देखते हो कि अगर आपके परिवार में कोई गर्भवती है या फिर दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, जो भी लैक्टेटिक वुमेन है, वो आपसे बोलती भी होंगी कि पहले हम बहुत कम खाते थे, लेकिन अभी जब से हम फीडिंग करा रहे हैं, जब से हम दूध पिला रहे हैं, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न है ना। तो अगर ये चीज़ की जानकारी आपको हो कि नहीं, गर्भावस्था में और दूध पिलाने वाले अवस्था में हमें अपने आहार में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि यही आहार तो बच्चे को लगता है। तो यहाँ भी हम संशोधन करके क्या करते हैं, आहार में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद है, संतुलित आहार का सेवन करके महिलाएं अपने बढ़ते भ्रूण या फिर शिशु के स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास में भी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। अगर भ्रूण का विकास अच्छा करना है, भ्रूण मतलब गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसका अगर विकास हमें अच्छे से करना है तो हमें अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। अगर हम अच्छा डाइट नहीं लेते हैं तो बच्चा भी कुपोषित हो सकता है। नैदानिक पोषण का उपयोग अस्पताल में भर्ती जो भी मरीज होते हैं, उनके बीमारी से संबंधित उनके खान पान में परिवर्तन करके भी वहाँ पर हम मदद कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला है, आहार के अध्ययन का महत्व। ठीक है। 3 चीज पूछा है बेटा यहाँ पे, नैदानिक पोषण, आहार के अध्ययन का क्या महत्व है ना। तो नैदानिक पोषण हमने देख लिया, नैदानिक पोषण का महत्व देख लिया। अब हम देखेंगे आहार के अध्ययन का महत्व, यानी जो भी नैदानिक पोषण में आहार हम तैयार कर रहे हैं उसके अध्ययन से हमें क्या महत्व है। अब आप ही सब बताओ अपने से। अगर आपको आहार में परिवर्तन करने आ गया, यानी किसी भी चीज का निदान करने आ गया, तो आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को उस बीमारी से बचा सकते हो, आप उसकी देखरेख अच्छे से कर सकते हो, आप उसको एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हो। ठीक है। तो जीवन चक्र के सभी स्तरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार योजना बनाना, ये हम कहाँ सीखते हैं, आहार के द्वारा सीखते हैं। खिलाड़ियों, सैनिकों, मजदूरों आदि के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना बनाना। बीमारी के विभिन्न स्थितियों में मरीज की परिस्थितियों को ध्यान में, परिस्थिति मतलब मरीज किस कैटेगरी का है, निम्न है, मध्यम है, उच्च है, उसके हिसाब से हमें उसकी आहार तालिका तैयार करनी चाहिए। ऐसा नहीं व्यक्ति बहुत गरीब है और हमने उसको बहुत महंगे महंगे चीज़ खाने के लिए बता दिए तो बेचारा तो ऐसे ही टेंशन में और बीमार हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं करना है। हमें व्यक्ति की पहले स्थिति को देखना है और ये भी स्थिति देखना है कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी और कितने यानी ज़्यादा मात्रा में है या अभी शुरुआती है। तो उन सब परिस्थितियों को देख करके ही हमें उनका आहार तैयार करना चाहिए। मधुमेह और हृदय रोगी जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं उनकी जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं हम आहार की के द्वारा। ठीक है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों के साथ साथ संस्थानिक परिवेश के मरीज के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। वृद्ध के आवासों, अनाथालयों, विद्यालय के आहार, यानी आप देखते हो बेटा जो भी वृद्धाश्रम होते हैं, जो अनाथालय होते हैं और जो भी बच्चों के पढ़ने वाले हॉस्टल होते हैं, उन बच्चों को उनके अकॉर्डिंग उनका जो भी मेन्यू तैयार किया जाता है वो, ताकि बच्चे जो भी भोजन ग्रहण करें इससे उनके स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। और बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि दिमाग को ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। तो इसके लिए उनके यानी कंडीशन को देख, जैसे वृद्धावस्था में हम बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत तला भुना चीज़ नहीं दे सकते, हमें उनको हल्का और सुपाच्य भोजन देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? आहार की के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, लगभग आपके इस लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हो बेटा तो फिर आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ है बेटा, थोड़ा सा इसको आप देख लो, आहार में सब्जी और फल का महत्व। देखो बेटा, हमारा जो भी चिकित्सक होते हैं, जो भी डायटेटिक्स चिकित्सक होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमें अपने भोजन में सीजनी फल को रखना बहुत जरूरी है और सीजनी सब्जी, सीजनी फल हमें अपने भोजन यानी आहार तालिका में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो फल और सब्जियां होते हैं ना बेटा, इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये मिनरल्स हमें ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन हमारी बॉडी को संचालित करने में, हमारी बॉडी के जो भी क्रियाकलाप है उनमें हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, तो यानी फल और सब्जियों के भी महत्व आप थोड़ा सा देख लो कि ये फल और सब्जियों का क्या महत्व है। यानी जो भी सब्जियां होती हैं उसमें कार्बोस, रफेज मतलब क्या होता है? रेसे। सब्जियों में ही रेसे पाए जाते हैं ना, जैसे पालक हो गया, जितने भी साग वाग हो गया, ये सब में क्या है? रफेज की मात्रा ज़्यादा होती है। रफेज क्या करता है हमारे भोजन में? रफेज हमें कोई ऊर्जा नहीं देता है बेटा, लेकिन जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन को पचाने में रफेज का सबसे बड़ा भूमिका होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देख लो, इतना जरूरी तो नहीं है बेटा, बस मैं आपको समझाने के लिए बोली ताकि आप भी अपने दिनचर्या में फल और सब्जी को शामिल करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेसन 3 पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आप सभी से अब मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।